जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम। यस वालेकुम सर। सलाम। यस सर। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन पेनक्रियास। लाइक पेनक्रियास के दो तरह के फंक्शन हैं। एक इसका जो है एक्सोक्राइन फंक्शन है और दूसरा जो है इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। सो पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी। तो क्या डिफरेंस होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर? जी कोई बताएगा? सर, एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जबकि एक्सोक्राइन जो है वो डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और इसके अलावा क्या डिफरेंस है दोनों में? सिक्रीशन के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? सर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी जो सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली ब्लड में फॉलो। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उनकी सिक्रीशंस को कहते क्या हैं? सर, हॉर्मोन्स। यस। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं वो मेजरली क्या होती हैं, उसमें क्या चीज़ होती है? सर, एंजाइम्स होते हैं और जी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस है बेसिकली एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के दरमियान, जो कि स्ट्रक्चरली बताया आप लोगों ने। और फिर आपने फिर ये भी डिस्कस हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स, व्हाइल द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एंजाइम्स। सो एंडोक्राइन पेनक्रियास जो है वो बेसिकली अगर आप देखें तो इट इज, अगर पूरे पेनक्रियास का देखा जाए तो 1 to 2% एरिया जो है उसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। और एंडोक्राइन सेल्स जो हैं, ये जो एंडोक्राइन सेल्स हैं जो मौजूद हैं पेनक्रियास के अंदर, उनका जो वो मेजरली दो मेजर पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं। एक तो इंसुलिन है और दूसरा ग्लूकागोन है। और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि ये बेसिकली बॉडी के अंदर ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। सो ये हार्मोन जो है, इनका अगर देखा जाए तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं ये पूरे पेनक्रियास के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है होते हैं। और इसे डिफरेंट पॉइंट्स पे होने की वजह से एक नेस्ट एक सेल्स का एक छोटा सा नेस्ट होता है जिसके अंदर, जिसको हम आइल्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। और हर एक आइल्स के अंदर जो है तकरीबन 2500 सेल्स होते हैं, 2500 सेल होते हैं। और पूरे पेनक्रियास के अंदर तकरीबन 1 मिलियन आइल्स ऑफ लैंगरहैंस हैं। और हर एक आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर 2500 सेल्स होते हैं। और इन 2500 सेल किसी भी एक आइल्स के अंदर, जो 2500 सेल्स हैं उसके अंदर जो मेजर सेल टाइप है, या उसमें अगर टोटल देखा जाए तो 4 टाइप ऑफ सेल्स उसमें होते हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। सो जो इसमें मेजर टाइप ऑफ सेल है दैट इज बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स जो हैं वो तकरीबन 65% होते हैं। और उनका जो मेजर काम होता है दैट इज दी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। इसके अलावा जो अल्फा सेल्स हैं, जो सेकंड नंबर पे अल्फा सेल्स होते हैं जो कि 20% हैं, और इनका काम है बेसिकली ग्लूकागोन की सिक्रीशन करना। इसके अलावा फिर थर्ड नंबर पे डेल्टा
जो कि सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को। और इसके अलावा एफ सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे शोन नहीं है, लेकिन उनका काम होता है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करना। तो यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का रोल इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है फिजियोलॉजिक फंक्शन के क्या क्या हैं। स्ट्रक्चरली अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बीटा सेल्स हैं वो ज़्यादातर सेंटर कोर के अंदर मौजूद होते हैं। जो सेंटर है दैट इज़ मोस्टली ऑक्युपाइड बाय द बीटा सेल्स, और जो अल्फा सेल्स हैं वो बेसिकली देखें ज़्यादातर आउटर रिम को मौजूद हैं। सो आउटर रिम कंटेंट्स मेनली द अल्फा सेल्स, जबकि जो बीटा सेल्स हैं दोज आर मेनली प्रेजेंट इन द सेंटर कोर। और इसके अलावा जगह जगह पे एम्बेडेड आपको डेल्टा सेल्स भी नज़र आएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द लोकेशन ऑफ दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। उसके बाद ये है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को इफेक्ट भी करते हैं। लाइक आप देखें कि जब इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन रिलीज होता है, उसका लेवल जब ज़्यादा होता है तो उसके रिस्पॉन्स में ग्लूकागोन भी रिलीज होता है और वो उसके अपोजिट इफेक्ट देता है। सो ये जो एक दूसरे के फंक्शन को इफेक्ट करता है, ये सेल्स एक दूसरे के फंक्शन को इफेक्ट किस तरह से करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। सो इसका जो एक मीडियम है या एक रूट है वो ये है कि ये जो बीटा सेल्स हैं इनके दरमियान गैप जंक्शंस होते हैं, बीटा सेल्स के दरमियान भी और अल्फा सेल्स के दरमियान भी और अल्फा और बीटा सेल्स के दरमियान भी। मतलब ये सेल्स जो है आपस में विद इन सेल और एक दूसरे के साथ बिटवीन सेल्स थ्रू गैप जंक्शंस कनेक्टेड होते हैं। तो उन गैप जंक्शंस का फ़ायदा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है या जो आयोनिक चेंजेस हैं या जो ट्रांसफर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज 1000 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर 1000 तक हो, तो वो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थ्रू दीज गैप जंक्शंस वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। सो एक तो ये इनकी जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू गैप जंक्शंस है कि गैप जंक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दूसरी बात ये कि जो ये एंडोक्राइन सेल्स हैं ये टोटल पेंक्रियास की तरफ जो ब्लड फ्लो है उसका 10% बेसिकली, टोटल पेंक्रियाटिक ब्लड फ्लो का 10% इन एंडोक्राइन सेल्स की तरफ जाता है। और जब ये एंडोक्राइन सेल की तरफ ब्लड फ्लो जाता है तो जो वीनस रिटर्न है, जो वीनस रिटर्न है इन सेल्स से, ये जो डिफरेंट सेल्स हैं आइल्स ऑफ लिंगरहांस के, सो इनका जो वीनस रिटर्न होता है, वीनस रिटर्न इस तरह से है कि वो एक सेल से होते हुए, मतलब एक सेल से वीनस ब्लड वापस आ रहा है तो वो उसके साथ दूसरे सेल पे आ रहा है, फिर तीसरे सेल, मतलब वो इस तरह से उनका जो नेटवर्क है वीनस आर्टरीज का, वेन्स का जो नेटवर्क है वो इस तरह से है कि वो तकरीबन सारे जो सेल्स हैं उनमें से होके गुजरता है या उनके पास से होके गुजरता है। सो इसका इफेक्ट क्या होता है कि एक सेल जिसने एक पर्टिकुलर सिक्रीशन करनी है, सो वो वीनस रिटर्न के थ्रू उसने जाना है अल्टीमेटली सर्कुलेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हार्मोन इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो उसने उस वीनस रिटर्न के थ्रू ही जनरल सर्कुलेशन में जाना है, लेकिन वो वीनस रिटर्न जनरल सर्कुलेशन में जाने से पहले वो सारे सराउंडिंग सेल्स में से होके गुजरता है। सो वो इंसुलिन जो कि एक एक बीटा सेल से निकला है वो आगे जाके बाकी बीटा सेल्स को भी की एक्टिविटी को भी इफेक्ट कर रहा है, साथ में वो अल्फा सेल्स को के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। सो इस तरह से ये एक सेकंड मोड है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे की इफेक्टिविटी को, सेल्स एक दूसरे की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं और चेंज करते हैं। सो दिस इज द सेकंड वे जिसके थ्रू आइल्स ऑफ लिंगरहांस की जो सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू ब्लड। और थर्ड ये है कि जो आइल्स ऑफ लिंगरहांस हैं, जो आइल्स है बेसिकली दैट इज उसकी इसकी जो इनर्वेशन है, ये एड्रेनर्जिक नर्व भी यहाँ पे इनर्वेट करती हैं, कोलिनर्जिक भी करती हैं और पेप्टाइडर्जिक नर्व भी। ये तीन तरह के न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली इन आइल्स को जो है वो इनर्वेट करते हैं। सो जो
इसमें स्पेसिफिकली जो डेल्टा सेल्स हैं वो बेसिकली इनकी अपीयरेंस इस तरह की है कि जिस तरह न्यूरॉन की अपीयरेंस का स्ट्रक्चर होता है कि इसमें जो डेंड्राइड्स हैं, ये जो डेंड्राइड्स हैं, जो न्यूरॉन के डेंड्राइड्स होते हैं वो बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन द सेल्स। और डेल्टा सेल्स मोस्टली बीटा सेल्स के साथ जो कम्युनिकेशन है उसकी वो थ्रू दोज डेंड्राइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डेल्टा सेल्स की होती हैं। तो इसके थ्रू बिटवीन द आइल्स जो है न्यूरोनल कम्युनिकेशन वो थ्रू डेल्टा सेल्स होती हैं। और डेल्टा सेल्स जो हैं वो न्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर और उस पे जो डेंड्राइड्स हैं वो बेसिकली कनेक्ट करते हैं विद बीटा सेल्स। सो इस तरह से इंट्रा आइल्स जो है वो न्यूरॉनल कम्युनिकेशन भी होती है, बिकॉज बीटा सेल के साथ अगर डेल्टा सेल कनेक्टेड है तो उसके चूंकि तो बीटा सेल्स उसकी वजह से स्टिमुलेट होंगे न्यूरोलॉजिकली, और साथ में चूंकि बीटा सेल्स थ्रू गैप जंक्शंस बाकी सेल्स के साथ कनेक्टेड हैं बीटा अल्फा सेल्स के साथ, तो इस तरह से बिटवीन दी सेल्स अमॉन्ग दी सेल्स जो न्यूरल कम्युनिकेशन है वो भी हो पाएगी थ्रू दिस नेटवर्क। सो ये तीन तरह की कम्युनिकेशन थी, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन जो कि बेसिकली इन सेल्स ऑफ द आर्ल्स ऑफ लैंगरहैंस के दरमियान होती है। फर्स्ट इज थ्रू गैप जंक्शंस, second is through blood supply, and third is through neurons, neuronal communication। इन तीनों टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बेटे आप सबको समझ आई? कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। जी जी बेटे, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंसुलिन स्ट्रक्चर। और इंसुलिन स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो इंसुलिन बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन है और ये अमाइनो एसिड से ही बना है। और इसके अंदर मेजरली जो है दो तरह के अमाइनो एसिड चेन्स होते हैं, स्ट्रेट अमाइनो एसिड चेन्स। एक को हम ए चेन कहते हैं, दिस वन इज द ए चेन, और ये दूसरा जो है दिस इज बी चेन। सो ए चेन के अंदर मेजरली आपके पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर ये आप अमाइनो एसिड्स काउंट करें तो ये टोटल 21 है। और जो बी चेन है इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं 2000 बेसिकली 30 अमाइनो एसिड्स, ये 30 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बी चेन के अंदर होते हैं। और ये जो अल्फा ए चेन है और बी चेन है ये आपस में एक दूसरे के साथ थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिज आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो दो डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो बिटवीन ए और बी चेन होते हैं, जबकि विद इन ए चेन भी एक डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। और ये अल्फा ए चेन और बी चेन ये लीनियरली एक दूसरे के साथ थ्रू कनेक्टिंग पेप्टाइड अटैच होते हैं। सो एक कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है जिसको हम सी पेप्टाइड कहते हैं, वो अल्फा और बीटा चेन को आपस में कनेक्ट करता है। ऑल्सो द अल्फा एंड बीटा चेन आर कनेक्टेड थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है कि इंसुलिन का में के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो मेजरली इसमें आपको यही दो तरह के चेन्स मिलेंगे, अमाइनो एसिड चेन्स, ए चेन और बी चेन। एंड ए और बी चेन आर कनेक्टेड बाय सी पेप्टाइड या कनेक्टिंग पेप्टाइड। also the alpha chain and beta chain, A chain और B chain are connected by disulfide bonds। ठीक है, so अगर इसकी सिंथेसिस को देखा जाए कि ये सिंथेसिस कैसे होती है, सो इंसुलिन जो है इसकी जो सिंथेसिस है वो बेसिकली तब होती है जब जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें उनके ऊपर जो जीन नंबर 11 है, वो जब क्रोमोसोम नंबर जो 11 है वो उसका जीन जब एक्सप्रेस होता है। सो वो जीन एक्सप्रेस तब होता है जब कभी भी इंसुलिन की सिंथेसिस के स्टिमुलेटरी फैक्टर्स आएंगे। जब जो फैक्टर जो कि इंसुलिन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करते हैं वो फैक्टर्स जब भी आते हैं तो जो जीन है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1 वो 11 वो बेसिकली स्टिमुलेट होता है। और वो क्या होता है कि जब उसकी एक्सप्रेशन होती है तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में जो mRNA बनता है
सो वो क्या करता है कि वो आके राइबोसोम्स के साथ अटैच होता है और राइबोसोम्स के साथ अटैचमेंट के थ्रू वो सिंथेसिस शुरू कर देता है प्री प्रो इंसुलिन की। सो प्री प्रो इंसुलिन जो है वो राइबोसोम्स के अंदर सिंथेसाइज होता है और इस प्री प्रो इंसुलिन के अंदर होता क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एक ए और बी चेन होते हैं, एक सिग्नल पेप्टाइड होता है और एक कनेक्टिंग पेप्टाइड होता है। सो तीन चीज़ें इसके अंदर हैं। देखें प्री प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, एक ए और बी चेन, कनेक्टिंग पेप्टाइड एंड देन सिग्नल पेप्टाइड। सो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो कि प्री प्रो इंसुलिन के अंदर मौजूद होते हैं। After that, when pre-proinsulin is synthesized within the ribosomes, then enters into the endoplasmic reticulum और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसकी क्लीवेज होती है और प्री पोर्शन इसका रिमूव होता है। सो प्री पोर्शन जो रिमूव हो रहा होता है उसमें से अगर कंपोजिशन देखी जाए तो वो चार चीज़ें जो प्री प्रोइंसुलिन के अंदर थी उसमें से जो सिग्नल पेप्टाइड है जब वो रिमूव होता है तो प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। तो सिग्नल पेप्टाइड के रिमूवल की वजह से प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्रो इंसुलिन जो है ये इंटर होता है इनटू दी गोल्जी अपरेटस और गोल्जी अपरेटस के अंदर इसकी फर्दर क्लीवेज होती है थ्रू दी प्रोटीएजेज एंजाइम प्रेजेंट विद इन दी गोल्जी अपरेटस और उसकी वजह से क्या होता है कि इस अल्फा ए चेन, बी चेन और सी चेन में से जो सी चेन है, जो कनेक्टिंग पेप्टाइड है, वो निकल जाता है, वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। सो आपके पास अल्फा और ए और बी चेन रह जाते हैं और कनेक्टिंग पेप्टाइड इसमें से रह जाता है। तो उस तरह से जब कनेक्टिंग पेप्टाइड रिमूव होता है सो देन द प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन विद इन द गोल्गी अपरेटस। सो गोल्गी अपरेटस के अंदर प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है बाय विद थ्रू द रिमूवल ऑफ C peptide या connecting peptide that is actually mediated by the proteases enzymes. So इंसुलिन along इंसुलिन जो है फिर इसी तरह से सिक्रेटरी वेजिकल के फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है विद इन द साइटोप्लाज्म और इस स्टोर्ड सिक्रेटरी वेजिकल के अंदर जो है अल्फा और बीटा चेन होते हैं और वो जो क्लीव्ड सी पेप्टाइड है वो भी इसके साथ ही स्टोर्ड उसके अंदर होता है वेजिकल के अंदर। तो सी पेप्टाइड ऑल्दो अल्फा ए और बी चेन से रिमूव हो जाता है लेकिन वो पैकेजिंग के दौरान उस सिक्रेटरी वेजिकल के साथ विद ए एंड बी चेन वो स्टोर रहता है और जब कोई भी स्टिमुलेशन होगी बीटा सेल्स की तो वो इंसुलिन जब रिलीज होगा तो उस इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी रिलीज होता है और सी पेप्टाइड जब ब्लड में आता है अलॉन्ग विद द इंसुलिन सो ये सी पेप्टाइड जो है वो थ्रू किडनी थ्रू यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव होता है क्योंकि ये तो एक तरह का एक एक्स्ट्रा पार्ट था या मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट था तो ये बेसिकली यूरिन के थ्रू रिमूव होता है। लेकिन ये सी पेप्टाइड का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। देखें ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो दो तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि बेसिकली इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता या बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता जिसकी वजह से फिर ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई रहता है। सो बेसिकली बीटा सेल्स का फंक्शन बीटा सेल्स अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे होते टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर। सो इस बीटा सेल के फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए यूरिन के अंदर सी पेप्टाइड लेवल चेक किया जाता है। अगर सी पेप्टाइड लेवल जो है वो यूरिन के अंदर कम है, नहीं आ रहा, सो इट मीन्स के बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन की सिंथेसिस नहीं हो रही। बिकॉज जब इंसुलिन की सिंथेसिस हो रही होती है तो उस दौरान ए और बी चेन के साथ सी पेप्टाइड भी आ रहा होता है, ठीक है। और उस सी पेप्टाइड के लेवल को अगर हम मैयर करें तो हमें अल्टीमेटली पता चल जाता है कि इंसुलिन का लेवल कितना, इंसुलिन कितने कितने अमाउंट के अंदर बन रहा है। तो ये एक बड़ा जो है एक प्रोमिनेंट जो है टेस्ट है या इंडिकेटर है अबाउट दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट बीटा सेल फंक्शन कि बीटा सेल जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो यहाँ तक
आप सबको बेटे समझ आई? किसी बात कोई कंफ्यूजन हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बेटे। सर सर अगर ये प्री और प्रो पोर्शन में डिटैच ही हो जाना होता है तो ये फिर अटैच ही क्यों होते हैं साथ, इनका फंक्शन क्या होता है? बेटे तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जब ड्यूरिंग सिंथेसिस डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एक पर्टिकुलर पेप्टाइड के। तो इनिशियली जो बेसिकली सिग्नल पेप्टाइड है, ये बेसिकली स्टार्ट में इसलिए होना चाहिए बिकॉज दिस दैट सिग्नल पेप्टाइड एक्चुअली गाइड्स the amino acid, the ribosomes to form particular amino acid sequence. So अगर सिग्नल पेप्टाइड नहीं होगा तो अमाइनो एसिड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस नहीं बनेगा। सो एक्चुअली ये सिग्नल पेप्टाइड तो बेसिकली उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब जब वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस बन जाता है, सो आफ्टर दैट सिग्नल पेप्टाइड जो है उसकी जरूरत नहीं होती। सो देन दैट सिग्नल पेप्टाइड इज एक्चुअली रिमूव इन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये और फिर उसके बाद जो है जब आगे जाते हैं तो फिर क्या होता है कि उसकी जो 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 कनेक्टिंग पेप्टाइड हैं, जो सी पेप्टाइड है जो ए और बी चेन को आपस में कनेक्ट करते हैं, सो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो है वो अल्फा और ए चेन और बी चेन को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से वो भी फर्दर रिमूव हो जाता है। तो जो फाइनल शेप आती है इंसुलिन की, वो उसके अंदर फिर अल्फा और बीटा चेन जो है होते हैं अलॉन्ग विद द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। क्योंकि सी पेप्टाइड भी साथ होता है, इस वजह से जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सी पेप्टाइड भी साथ में हम देखते हैं कि सी पेप्टाइड भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन चूंकि उसकी क्लीवेज हो जाती है इन दी गोल्जी अपरेटस फाइनली, सो इस वजह से जो आपके पास फाइनल शेप है इंसुलिन का उसके अंदर एल ए और बी चेन है। ठीक है, सो ये डिफरेंट जब उनके शेप्स चेंज होते हैं तो फिर हम उनके जो है वो नाम भी चेंज कर लेते हैं। और स्टार्ट में ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं वो मैंने आपको बता दी कि वो किस तरह से है। उनके जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं उनकी फाइनल शेपिंग या वो जो फाइनली ए और बी चेन को कनेक्ट करते हैं वो बेसिकली गोल्जी अपरेटस के अंदर करते हैं। सो उससे पहले ए और बी चेन को कनेक्ट करने के लिए सी पेप्टाइड जरूरी होता है, इसलिए इनिशियली सिग्नल पेप्टाइड का मौजूद होना भी जरूरी है और इनिशियली सी पेप्टाइड का होना भी जरूरी है। ठीक है ओके सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे? सर हमने एफएससी में जनरली ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स बनती हैं उनकी बेसिकली कवरिंग होती है कि उन्होंने न्यूक्लियस के जो है वो मैसेंजर आरएनए ने उसको थोड़ी सी कवरिंग होती है ताकि उसको साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स है उसको डाइजेस्ट ना कर ले और वो सेफली गोल्गी प्रोडक्ट्स तक जल्दी हुई वो सिक्योरिटी वेसिकल्स में सेव हो जाते हैं। जनरली पढ़ा था, सर ने बताया था बस। नहीं, असल में ऐसा है, आपने क्या बताया स्टार्ट में, न्यूक्लियस का क्या बताया आपने? मुझे उस पॉइंट की समझ में आई। सर बेसिकली सर ने कहा था कि इनके जो ट्रांसलेशन के बाद जो आपके पास प्रोटीन्स बनती हैं उनके हेड और टेल और उनकी कवरिंग होती है ताकि वो नेक्स्ट जो है वो सेफली रिमूव चले जाए और सिक्योरिटी वेसिकल्स में सेफ हो जाए। अच्छा, शायद इस तरह से भी हो कि सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो हैं वो उस तरह से उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उसकी कवरिंग तो नहीं होती, क्योंकि अगर कवरिंग तो तब ही उसको मिलती है वेसिकल के फॉर्म में जब वो गोल्गी अपरेटस से रिमूव होता है, बर्ड ऑफ होता है। अदरवाइज वो एक दफ़ा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है तो वो साथ साथ, फॉर एग्जांपल अगर राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो वो अमीनो एसिड सीक्वेंस जैसे जैसे सिंथेसाइज हो रहा है वैसे वैसे वो इंटर हो रहा है इन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो उसकी उस स्टेज पे राइबोसोम से एंट्री रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपरेटस में एंट्री, उसके लिए उस टाइम पे तो वो वेसिकल के फॉर्म में नहीं होते हैं, उसकी कोई कवरिंग तो नहीं होती जहाँ तक मैंने पढ़ा है। लेकिन जब बन जाते हैं तो फिर जो उनकी स्टोरेज है, बिकॉज ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, सो वो फिर उनको स्टोर करने के लिए वेसिकल का होना ज़रूरी है। इस वजह से फिर उनकी स्टोर्ड फॉर्म है वो वेसिकुलर फॉर्म के अंदर होती है, लेकिन जो उसकी ड्यूरिंग सिंथेसिस हेड और टेल तो जरूर होता है। बेसिकली ये हेड और टेल ये सिग्नल पेप्टाइड्स और कनेक्टिंग सी पेप्टाइड्स वगैरह ही होते हैं, लेकिन इसका जो वेसिकुलर फॉर्म है वो बेसिकली तभी होता है जब ये गोल्गी अपरेटस से रिमूव होता है।
उससे पहले तो ये वेसिकल फॉर्म में नहीं होते, मेरी नज़र से तो कोई नहीं गुजरा। फिर भी यस मैं सर, इसको वो दफा पहले नहीं होता, बाद में ही होता है, लेकिन हाँ जब जी वो हाँ जी टोल होते हैं तो तभी उसके हाइड्रोटेल होते हैं, जी जी, ताकि बिल्कुल बिल्कुल साइंस बिल्कुल है उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इस तरह ही है। तो ये था सारा अबाउट द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, और ये फिर इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इफेक्ट करते हैं। कुछ स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं, कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं, आप इसको एक दफ़ा आप देख लें। उसके बाद जब हम इसके एक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें मेजरली फिर इनकी जो है वो इनका जिक्र होगा, सो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि कौन कौन से स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस को जो है वो फॉलो करते हैं, मतलब उसके थ्रू रेगुलेट होते हैं। लेकिन कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे भी हैं जो कि इस एक्सिस को फॉलो नहीं करते या इस एक्सिस के थ्रू से इफेक्ट नहीं होते। उसके अंदर एक तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है पैराथायराइड ग्लैंड, और सेकेंडली जो दूसरा ग्लैंड है जो कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से रेगुलेट नहीं होता, दैट इज एंडोक्राइन पेनक्रियास। एंडोक्राइन पेनक्रियास में जो उसकी स्टिमुलेशन है, दैट आल्सो प्योरली डिपेंड्स अपॉन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन या ब्लड अमाइनो एसिड या फैटी एसिड कंसंट्रेशन। सो उसका ये किसी ऐसे स्टिमुलेटिंग फैक्टर के अंडर नहीं है जो थायराइड हार्मोन से जो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई आ रहा हो। सो इस वजह से इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस से इंडिपेंडेंट है, मतलब वो प्योरली डिपेंड कर रही है अपॉन दी ब्लड चेंजेस, कि ब्लड के अंदर जिस तरह से पैराथायराइड हार्मोन ग्लैंड जो है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की चेंज से कैल्शियम के लेवल से उसकी सिक्रीशन इफेक्ट होती थी, इस तरह से इंसुलिन की जो रिलीज है या ग्लूकागॉन की जो रिलीज है वो भी ब्लड मेजरली ब्लड ग्लूकोज लेवल के से जो है इफेक्ट होती है। ये मेजर स्टिमुलेटर इसमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, ऑल्दो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर स्टिमुलेटरी फैक्टर्स दैट एक्चुअली स्टिमुलेट्स द beta cells to increase the release of the insulin. So ये different stimulatory factors हैं, आप इसको एक दफ़ा देख लें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस इंसुलिन की जो सिक्रीशन है ये रेगुलेट किस तरह से होती है, क्या क्या इसके अंदर स्टेप होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द बीटा सेल। अब इंसुलिन की जो रिलीज है, सिक्रीशन है बीटा सेल से, ये किस तरह से होती है। सो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द बीटा सेल। तो किस तरह से होता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है या ज्यादा होती है तो इंसुलिन रिलीज होता है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। तो इंसुलिन जब ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो इंसुलिन क्या करता है, ये बेसिकली ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक बढ़ाता होता है। सो वो क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो दैट ग्लूकोज एक्चुअली इसकी अपटेक, ये ग्लूकोज जो है थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो कि बिटवीन ऑन दी बीटा सेल्स के ऊपर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लू2 जिसको कहा जाता है। ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर एंटर होता है थ्रू डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, दैट इज मीडिएटेड बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो उस पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू बाय यूजिंग द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दैट ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड सेल, इनटू द बीटा सेल। और बीटा सेल के अंदर क्या होता है कि इस ग्लूकोज की जो है फॉस्फोरिलेशन होती है with the help of glucokinase enzyme। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फर्दर उस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन होती है। सो उसके नतीजे में एनर्जी बनती है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। और ये जो एटीपी बनता है, ये एटीपी क्या करता है कि ये बीटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटाशियम चैनल्स हैं उनको क्लोज कर लेता है। अब जब पोटाशियम चैनल्स बंद हो जाएंगे तो नॉर्मली पोटाशियम क्या होता है कि वो सेल से बाहर मूव करता है, सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ मूव करता है। अगर एटीपी जब बनता है थ्रू ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, तो जब एटीपी प्रोड्यूस होता है वो इस पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर लेता है। और जब पोटाशियम चैनल ब्लॉक होगा तो पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर रहेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर रहना शुरू करेगा तो डेफिनेटली सेल जो है वो डीपोलराइज होना शुरू होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होना शुरू होगी।
उस डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं। डीपोलराइजेशन की वजह से वो जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर मूव करता है, और ये सेल कैल्शियम सेल के अंदर मूव करता है तो वो क्या करता है, फिर कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल जब बढ़ता है तो देन दैट कैल्शियम इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल ये सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है उसको स्टिमुलेट करता है, और वो साइटोस्केलेटन के जो स्टोर्ड वेसिकल हैं ऑफ इंसुलिन उनकी मूवमेंट कराते हैं टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट सेल मेम्ब्रेन वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज करता है विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और फ्यूजन के बाद जो है फिर एक्सोसाइटोसिस इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है, सिक्रीट होता है विद इन द ब्लड। सो दिस इज हाउ इंसुलिन सिक्रीशन अकर्स बाय द बीटा सेल्स। दैट द फर्स्ट स्टेप, मैं इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक होती है, ग्लूकोज थ्रू GLUT2 ट्रांसपोर्टर सेल के अंदर मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। देन दैट ग्लूकोज की इनिशियली फॉस्फोरिलेशन होती है और थ्रू ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, एंड ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड एटीपी क्या करता है कि ये पोटेशियम चैनल्स की क्लोजर करता है, उसको स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम सेल से बाहर लीक नहीं करता, तो इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होती है, और इस डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है कि वोल्टेज सेंसिटिव जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और उसकी वजह से कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से विद इन द सेल मूव करना शुरू कर जाता है, और जब सेल के अंदर कैल्शियम आता है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर जिसका जो साइटोस्केलेटन है दैट वो स्टिमुलेट होता है, और वो साइटोस्केलेटन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि वेसिकल जो है वो मूव करना शुरू करता है टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन, और उसके सेल मेम्ब्रेन पर जाने के बाद वेसिकुलर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करते हैं, और फ्यूजन के नतीजे में थ्रू एक्सोसाइटोसिस दैट पर्टिकुलर हार्मोन इंसुलिन is released, secreted into the blood. So this is how secretion of insulin occurs by the beta cells. यहाँ तक किसी को किसी चीज की समझ ना आई हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, आ गई है। क्लियर सबको? चलिए यस सर। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, और फिर इस तरह से हार्मोन्स इसके कौन कौन से हैं, और इस सॉरी इंसुलिन के एक्शंस कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जाएंगे। ठीक है, इतना काफी है आज के लिए सर। या और पढ़ें? यस नो सर, Yes, हमारा sir. एक ही लेक्चर है। 1 बजे लेक्चर नो है? सर, काफी है। 1 बजे लेक्चर है आप लोगों का? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू बेटे, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।